हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, मैंने आपको सीटीपी से रिलेटेड वीडियोस को प्लेलिस्ट में सेंड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सीटीपी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपको पता है सीटेट का पेपर कभी भी आ सकता है, तो उसकी तैयारी हमें करनी बहुत ज़रूरी है। और जितने टॉपिक हैं और मैं जो टॉपिक डालती हूँ वो सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, और इस टॉपिक में से जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, आप काफ़ी गेन कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ। जो टॉपिक मैं डालती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक बालक के जीवन में वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, किसका ज़्यादा पड़ता है, ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। देखिए, जैसा कि देखा गया है कि बालक को अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। जैसे माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे या उनकी संतानें भी वैसे होती हैं। हेरिडिटी गाइस ये बोलती है कि माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतानें भी वैसी होती हैं। मतलब माता पिता के गुण अपनी संतानों के अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे वंशानुक्रम की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें माँ बाप के गुण बच्चों के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पर ये श्योरिटी नहीं रहती। कई बार बोला गया है कि हेरिडिटी वो होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा अगर बुद्धिमान है तो ठीक है, उसके पूर्वज ही बुद्धिमान होंगे, उसके माँ बाप बुद्धिमान होंगे, तभी बच्चा बुद्धिमान पैदा हुआ है। पर ये चीज़ गलत है, ये आप श्योरिटी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बुद्धिमान होते हैं और बच्चा मूर्ख पैदा होता है। राइट, ये चीज़ आप देखने को मिलेगी। कई बार माँ बाप बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में और बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है। माँ बाप का रंग गोरा होता है तो बच्चे का रंग काला होता है। तो आप इसमें श्योरिटी नहीं कह सकते। पर हाँ, हेरिडिटी का बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ता है, ये बात है। पर एक लिमिट में पड़ता है, कितना पड़ता है इसमें आपकी श्योरिटी नहीं होती है कि, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं इसका। अब देखिए, हमारा जो गाल्टन जी हैं, इन्होंने अपना अध्ययन किया था, इस पर स्टडी की थी। तो उनका क्या कहना है, गाल्टन जी थे, उन्होंने 1977 में एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने पाया कि व्यक्तिगत भिन्नता आनुवांशिकता का परिणाम है। सिंपल सी बात है, वो यही कहना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति में भिन्नता है तो उसका मेन रीज़न आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है। वो ये कहना चाहते थे हेरिडिटी ही मेन ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति के जीवन को वो प्रभावित करती है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को शो करती है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस अध्ययन में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्तियों पर अध्ययन किया, जिनमें विद्वानों, न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं, वैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री एवं कवि, साहित्यकार थे। उनके हिसाब से ये इस कंडीशन पे ऐसे क्यों पहुँचे, ये इतने विद्वान कैसे बने। उनका कहने का मतलब था कि इनके पूर्वज भी बुद्धिमान थे। मतलब अगर पूर्वज बुद्धिमान होंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी बुद्धिमान होगी, ये हमारे गाल्टन जी का कहना था। और उन्होंने सिंपल बोला था कि परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवेश से कोई इफेक्ट नहीं होता एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता पर। परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधे सीधे आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। अगर उनके पूर्वज बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, तो उनके आने वाली संतान भी बुद्धिमान होगी, ये गाल्टन जी का कहना था। तो गाल्टन की थ्योरी जब भी आती है तो आप ध्यान रखिए, इन्होंने आनुवांशिकता पे जोर डाला है, ना कि परिवेश पर। आनुवांशिकता इनके लिए मेन इंपॉर्टेंट थी कि आनुवांशिकता से ही व्यक्तिगत भिन्नता को देखा जाता है। राइट गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आप गाइस देखिए, यहाँ पर वंशानुगम की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस क्या है हेरिडिटी का, वो प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। वंशानुक्रम की प्रक्रिया का संबंध प्रजनन से है। ठीक है, प्रजनन से। इसमें क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष के मिलन से जो क्रिया होती है वो प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, मैथुन क्रिया के अंदर क्या होता है, स्त्री और पुरुष के जनन अंग आपस में मिलते हैं और इन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कोशिकाओं का निर्माण होता है। और स्त्री की जो उत्पादक कोशिका होती है, और ध्यान रखिए, स्त्री की जो उत्पादक कोशिका होती है उसे ओवम बोलते हैं, और जो पुरुष की उत्पादक कोशिका होती है उसे वीर्य बोला जाता है या स्पर्म बोला जाता है। स्पर्म की संख्या लाखों हजारों में होती है, परंतु जो ओवम की संख्या होती है, उत्पादक कोशिकाओं की संख्या होती है स्त्री के, उसकी संख्या एक मासिक धर्म में एक ही होती है। फिर भी कभी कभी एक की संख्या एक से बढ़कर अधिक हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, मैथुन क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद प्रजनन की क्रिया शुरू होती है या वंशानुक्रम की क्रिया शुरू होती है। अब देखिए, इसके आगे क्रिया क्या होती है। देखिए, आपको पता है स्त्री और पुरुष के मिलन से ये प्रजनन क्रिया शुरू होती है। पर क्या होता है, देखिए, इस मैथुन क्रिया में क्या होता है, जनन अंगों के मिलने से गर्भाशय के द्वार पर हजारों स्पर्म पड़े रहते हैं। मतलब जैसे ही मिलन होता है उसमें हजारों जो स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय के द्वार पे खड़े होते हैं, पर एक ही स्पर्म आगे जाकर ओवम से मिल पाता है। एक ही स्पर्म आगे जाकर ओवम से मिल पाता है और जो क्या करता है, ओवम के पास जाके उसे निषेचित करता है। ठीक है, फर्टिलाइज करता है। और फर्टिलाइज करने के बाद जो निषेचित हो जाता है, जो फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक अंडे का निर्माण
हो जाता है, मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरीके से इसमें प्रोसेस चलती है, ठीक है। इस प्रकार गर्भधारण हो जाता है। क्लियर। तो जो और इसमें क्या होता है, इसके बाद एक बच्चे को जन्म देती है एक स्त्री, और जो चित्र के माध्यम से देखिए निषेचित अंडों में गुणसूत्रों की संख्या, ध्यान रखिए 23 जोड़े पाए जाते हैं। निषेचित अंड होता है इसमें, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 पाए जाते हैं, जिसमें आधे माता के होते हैं और आधे पिता के होते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। स्पर्म जो होता है वो ओवम तक पहुंचने की कोशिश करता है, और एक स्पर्म एक ओवम से मिल पाता है, और इनके मिलन से क्या होता है, एक फर्टिलाइज होता है। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो ये चीज़ इस क्रिया के अंतर्गत आती है। अब गाइस देखिए, लास्ट हमारा जो इसमें वंशानुक्रम में बचा है वो बचा है वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के कुछ नियम बनाए थे विद्वानों ने, सबने अलग अलग बनाए थे, पर इसमें आपको ज़्यादातर मेंडल का देखने को मिलता है। मेंडल के अकॉर्डिंग, उनके नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि समान समान को जन्म देता है। मतलब जो जैसा होता है उसका आगे, मतलब जन्म जिस चीज़ का होता है वो सेम ही होता है। तो उनके हिसाब से अगर एक माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान पैदा होगा, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा पैदा होगा। पर अगर आप सोच के देखिए तो इस चीज़ को आप 100% नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है, माँ बाप का कद छोटा होता है, बच्चे का कद बड़ा होता है, माँ बाप गोरे होते हैं, बच्चा सांवला होता है। तो इस चीज़ को आप कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर सकते। पर एक मेंडल जी ने इस चीज़ का वर्णन किया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अपने उन्होंने नियम बनाया था, उस नियम में उन्होंने बताया था कि समान समान को जन्म देता है। राइट। तो ये था मेंडल का नियम वंशानुक्रम का। नेक्स्ट नियम को देखते हैं हम। अब देखिए, जो अभी मेंडल का नियम मैंने आपको ही बताया, समानता का नियम। ठीक है, समान को जन्म देता है। अभी देखिए, ये नया नियम आया, जो आया भिन्नता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएशन। अब ये नियम क्या बताता है, ये नियम ये बताता है कि ये सिद्ध हुआ है कि संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं होती है, उनमें भिन्नता होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो सेम माँ बाप की तरह नहीं लगता, फिर भी उसमें वंशानुक्रम के गुण पाए जाते हैं या वंशानुक्रम से प्रभावित माना जाता है। तो इस नियम क्या हुआ, जो समान से समान का नियम और भिन्नता का नियम, इन दोनों नियम एक दूसरे के विरोधी हो गए। इसलिए मेंडल का तीसरा नियम बनाया गया, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका जो तीसरा नियम बनाया गया वो प्रत्यागम का नियम बनाया गया, लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो इस नियम में क्या बताया गया, इस नियम में का सबसे पहले प्रतिपादक देख लीजिए कौन है सिद्धांत के, वो है सोरेनसन ने क्या बताया, उन्होंने ये बोला कि जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होते हैं, उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली पैदा होते हैं। और जो ये क्रिया होती है जिसमें माता पिता का तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले पैदा होते हैं, तो इस क्रिया को हम प्रत्यागम कहलाते हैं। इसे प्रत्यागम का नियम उन्होंने बोला था, और इस चीज़ को मेंडल ने भी अपनाया था। तो गाइस, आपके सामने ये आनुवांशिकता का नियम है। ठीक है, हेरिडिटी का नियम है, आपको बताया। देखिए, ये सिंपल सी बात होती है कि वातावरण भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के जीवन में एक हेरिडिटी उसे प्रभावित करती है तो वातावरण भी प्रभावित करता है। आपने कई बार देखा होगा कि ठंडी जगह, गर्म जगह पे रहने वालों की स्किन का कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है, आप भी देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा गर्म जगह होती है वहाँ स्किन का रंग डार्क होता है। तो इस चीज़ पर भी सपोर्ट किया गया कि वातावरण का प्रभाव भी एक बालक पर या व्यक्ति पे पड़ता है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम वातावरण का नियम था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वंशानुक्रम के सपोर्ट में कौन कौन थे, क्या नियम रखा गया वंशानुक्रम का। ठीक है, सारी क्रियाएं, इसमें सारी मैथुन की क्रिया मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में मतलब मोस्टली आपको देखने को मिलती है। नियम पूछ लिया जाता है, नियम के बारे में पूछ लिया जाता है, और वंशानुक्रम किसे कहते हैं उसके बारे में भी डेफिनेशन के लिए 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है। तो इससे भी लेकर चलिए आप 102 नंबर आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। देखिए, मेरी कोशिश यही है कि मैं CTP के सारे टॉपिक आपके क्लियर कर दूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इनको देखना पड़े, मेरी वीडियो को देखना पड़े, आसानी से आप CTP का पेपर भी क्लियर कर लें। तो गाइज़, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। उसके तब तक बाय बाय, टेक केयर।